Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. ज्योमेट्रिक मीन में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? हाँ। बताइए। चलो देखते हैं हम लोग आज जियोमेट्रिक मीन पे कैलकुलेशन करने से क्या डिफरेंस आता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिक मीन। ओके, कभी कभी यूनिट भी मैटर करता है। जैसे जनरली किसी भी इंडेक्स में यूनिट नहीं करता, लेकिन अगर आप जियोमेट्रिक मीन से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अर्थमेटिक मीन किस यूनिट में आप मेजरमेंट कर रहे हैं ये भी एक मैटर करता है। इसी का एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। आप लोगों को इतना तो पता होगा ना, टेम्परेचर मेजर दो स्केल है हमारे पास, दो स्केल है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, एक फ़ारेनहाइट है, एक सेल्सियस है, जिससे आप लोग मेजर करते हैं वो टेम्परेचर। तो अगर हम फॉरेन, दोनों का यूनिट पता है एग्जैक्टली क्या है नहीं है? किसी को मालूम है दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं? नो मैम। ठीक है, देखते हैं अगर एग्जाम्पल, चलो उसी से पता चलेगा। टेम्परेचर जो है ना, सेल्सियस वाला जो होता है वो कम अमाउंट बताता है, नंबर्स में कम अमाउंट बताता है, और अगर फ़ारेनहाइट वाला बात कर रहे हो तो वो ज़्यादा बताता है। चलो देखो, एक मेजरमेंट है हमारा यूनिट, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है जिसमें क्वेश्चन ही है, बहुत क्वेश्चन के फॉर्म में जो मेंशन कर रहा है, यहाँ शो करना है, finding arithmetic mean of set of reading on thermometer, it doesn't matter whether the measurement is done, measurement of temperature is in centigrade or Fahrenheit। दो टेम्परेचर का मेजरमेंट का हमारे पास स्केल होता है। जैसे आपको ये पता हो शायद कि एंगल मेजर करने के लिए हम लोग दो यूनिट यूज करते हैं, एक होता है रेडियन और एक होता है डिग्री। तो डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री जो आप बोलते हैं दैट इज एंगल, डिग्री का मेजरमेंट है, और एक होता है रेडियन मेजर करते हैं। जैसे लेंथ का मेजरमेंट होता है, एक मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस केस में सिर्फ दो मेजरमेंट स्केल यूज करते हैं हम लोग। एक है सेंटीग्रेड जो सेल्सियस बोलते हो, और एक फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पे ये बता रहा है, जो क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, जब आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो आप सेल्सियस में मेजर करें स्केल या फिर फ़ारेनहाइट में मेजर करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप जियोमेट्रिक मीन यूज करते हैं सेम टर्म को एस्टिमेट करने के लिए, सेम टर्म को इवैल्यूएट करने के लिए, तो दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब अगर जियोमेट्रिक मीन निकालोगे सेल्सियस स्केल से तो कुछ और आएगा, और फ़ारेनहाइट से करोगे तो कुछ और आएगा। लेकिन अगर अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो दोनों में आंसर सेम आएगा। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ के आ रहे थे, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन है, वो दो तरीका है क्या करने का, एवरेज कैलकुलेट करने का। तो जनरली जो है वो वे और एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो रिजल्ट कुछ और आएगा, अगर हम
मीन निकालते हैं तो रिजल्ट कुछ और आएगा। सो इसी चीज को हम लोगों ने देखना है। देखो लिखा है शो दैट इन फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन जब आप निकाल रहे हैं मीन ऑफ सेट ऑफ रीडिंग ऑन थर्मोमीटर, इट डजंट मैटर it doesn't matter whether we measure temperature in centigrade or Fahrenheit, but in finding geometric mean it does matter। ये मैटर करता है कि आपने कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिया है, which scale is used। इसी चीज को हम लोग देखते हैं क्या है। मान लिया C1 C2 डिग्री ऑफ सेल्सियस मान लो 30 दिन का हम ले रहे हैं, तो n टर्म्स दे रहा है। C1 C2 का टेम्परेचर ले लो, कल का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल। सो दिस इज C1 C2 C3 अप टू CN 30 दिन का, एक पूरे मंथ में का, अप्रैल का ले रहे हैं हम लोग। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम साउंड कट कट के आ रहा है, साउंड कट कट के आ रहा है। और भी बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है आवाज में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नेटवर्क इशू होगा। यस मैम, ओके। सेल्सियस जो है वो हम ले रहे हैं C1 C2। ये यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना, देखो ये एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता रहा, हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यू हम चाहे तो डाल सकते हैं वहाँ, लेकिन ये थ्योरेटिकली उस चीज को प्रूफ कर रहा है। सो C1 फर्स्ट डे मान लो अप्रैल का पहला दिन है, उसका टेम्परेचर, सेकेंड डे टेम्परेचर, थर्ड डे टेम्परेचर। सो ये फॉर्मूला है, सारा टेम्परेचर हमने ऐड कर दिया, और जो भी n है, n क्या है अभी एग्जैक्टली हम लोग नहीं ले रहे हैं, 30 डेज लेंगे तो 30 से डिवाइड कर सकते हैं। सो ये पूरा जो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है वो है फॉर सेल्सियस स्केल। लेकिन अगर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के रिलेशन को, जैसे मीटर और ये आप उससे ज्यादा कंपेयर कर ले, सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर जो है वो स्मॉल अमाउंट, स्मॉल यूनिट है मेजरमेंट का, और फ़ारेनहाइट है वो लार्जर यूनिट है। तो ये जो है वो रिलेशन होता है, ये फ़ारेनहाइट F को डिनोट कर रहा है, F-32 डिवाइडेड बाय 180 करोगे तो दैट इज सेल्सियस डिग्री आ जाएगी आपकी C/100। तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन के हिसाब से F का वैल्यू, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, F-32 है, ये 180 इधर चला जाएगा, 180 इंटू C/100, तो यहाँ से F का वैल्यू इतना आता है। या फिर आप डायरेक्टली चाहें तो ये रिलेशन याद रख सकते हैं, अगर सेल्सियस स्केल जो आपको 90 डिग्री सेल्सियस 98 डिग्री सेल्सियस जो आप टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं वो ये है, और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो दिस टाइम्स 32 डिग्री सेल्सियस ऐड करोगे तो ये जो रिजल्ट आता है वो फ़ारेनहाइट स्केल है। अब अगर ये स्केल और ये स्केल दोनों में जब हम एवरेज लेते हैं तो क्या करेंगे, दिस टर्म में अब ये करो, इसको इससे कन्वर्ट करो, तो 32 प्लस 99/5 इंटू C1, 32 प्लस 9/5 प्लस C2, ये दूसरे दिन का टेम्परेचर हो गया, तीसरे दिन का, nth डे का। तो अब इन सबको सम करोगे और कितने से डिवाइड करोगे, n से, तो जो रिजल्ट आता है 1/n, इस टर्म को ऐड करो, 32 कितनी बार आएगा, n टाइम्स, सो 32n, 9/5 कितनी बार आएगा, C1 प्लस C2 CN। अब इस तरह जब हम इसको सम करते हैं तो 32n n कैंसिल होके 32 बच गया, प्लस 9/5 हमारा C1 प्लस C2, इसका सम कर दोगे तो C बार आ जाएगा। देखो एग्जैक्टली वही रिलेशन आ जाता है जो शुरुआत में था, C को बस C बार से रिप्लेस कर दिया गया। तो अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस रिलेशन को बताता है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम जियोमेट्रिक मीन निकालें, मतलब ये जो हम कैलकुलेशन किए हैं अर्थमेटिक मीन का प्रोसेस था, ये अर्थमेटिक मीन का प्रोसेस है, अगर इसी में हम जियोमेट्रिक मीन से निकालें, जैसे ये C1 प्लस C2 का पावर होल n, ये जियोमेट्रिक मीन हम लोगों ने पढ़ा था, तो अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तब जो रिजल्ट आता है वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू अर्थमेटिक मीन। तो यही चीज यहाँ बताना चाहता है कि जब भी अगर हम जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं, देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आप जिस यूनिट में मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर में निकालोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, मीटर में निकालोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा।
अगर आप जियोमेट्रिक मीन इस्तेमाल करते हैं तो, लेकिन अगर आप अर्थमेटिक मीन इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, यही बताना चाह रहा है। जैसे इस केस में जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको पता है, हर ऑब्जर्वेशन दैट टू द पावर 1/n। अगर वही फ़ारेनहाइट स्केल में करेंगे तो सबका प्रोडक्ट दैट टू द पावर 1/n। अब इसी चीज में प्रोडक्ट कितनी बार आ रहा है, 32 32 32 का पावर 1/n, तो दिस इज 32, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। 32 को 32 टाइम्स लिख रहे हैं और उसका पावर 1/n लिख रहे हैं, तो 32 1/32 1/32 कैंसिल हो जाता है, सो सिंपली 32 बचता है और ये टर्म आपका ये आता है। अब देखो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ये डिफरेंट आ रहा है, तो यही चीज बताना चाह रहा है कि दोनों में डिफरेंस होगा अगर आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर देते हैं। अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज नहीं करेंगे तो जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, सॉरी जियोमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन सेम रिजल्ट दे सकता है, बट अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर देंगे तो दोनों रिजल्ट डिफरेंट होगा। सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इम्पॉर्टेंट समझो तो प्रॉपर्टी है एक, जिसका हम लोग फर्दर कभी फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। बाकी सारा जो हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सिमम पोर्शन वो हम लोगों ने लास्ट डे कवर कर लिया था अबाउट जियोमेट्रिक मीन, उसके यूजेस, उसके डिमेरिट्स, उसके मेरिट्स जो भी थे, डेफिनेशन, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सिर्फ एक ये पॉइंट था जो हम लोगों ने कवर नहीं किया था, ठीक है। अब अगर इसी तरह एक सिंपल क्वेश्चन है, मान लीजिए बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, अगर जियोमेट्रिक मीन निकालना हो, फाइंड जीएम, जियोमेट्रिक मीन को जीएम लिख सकते हो, जियोमेट्रिक मीन निकालना है फॉर ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज मान लीजिए x1 5, x2 12 and x3 15, ठीक है। ये तीन दिया हुआ है हमारे पास, x1 x2 और x3, ये तीन दिया हुआ है। अब इन तीन ऑब्जर्वेशन का जियोमेट्रिक मीन निकालने बोला जाए तो कैसे निकालोगे, मुझे ये बताओ, तो करके दिखाओ या फिर कॉपी पे खुद से सॉल्व करके देखिए एग्जैक्टली क्या आंसर आएगा। हमारे पास तीन ऑब्जर्वेशन है और हमको इसका मीन निकालना है। सिंपल नोट। मैम थ्योरी समझ में ही नहीं है। थ्योरी कौन सा, लास्ट डे क्लास किए थे? जो मैम अभी अभी जो ज्योमेट्रिक बता रहे हैं। नहीं लास्ट डे पूछ रहे हैं, लास्ट डे क्लास किए थे ये? यस मैम। अभी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लास्ट डे वाला पे है। ओके मैम। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक मिनट देखो। यस मैम। ऑब्जर्वेशन सारा मल्टीप्लाई कर देना है, उसका 1/n पावर कर देना है, इसको सॉल्व करना है, बस इतना करना है आपको। चलो एक करके ही बता देते हैं। मान लो इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसका मीन निकालना है, देन जियोमेट्रिक मीन g इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 15, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 15, और इसका होल पावर जो होगा वो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि तीन ऑब्जर्वेशन है तो 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, यही है आंसर हमारा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1/3, जो कि मैंने लास्ट डे ये भी बताया था, 1/3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ 5 प्लस साइन, यहाँ ब्रैकेट डाल दो, लॉग ऑफ 5
प्लस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग एडिशन में यूज कर सकते हैं, ये हम लोगों ने किया था लास्ट डे। log ऑफ 12 प्लस log ऑफ, अगर आपके पास कैलकुलेटर है फोन में तो आप इसको यूज करके ऐसे भी बना सकते हो। log 15 का, log 5 का, log 12 का वैल्यू निकाल लो, सबको ऐड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, ये भी कर सकते हो। 1/3 log 5 का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ लिख लीजिए, कैलकुलेटर में देखिए आपके पास होगा। तो log 5 का जो वैल्यू आ रहा है वो लिख दीजिए, log 12 का जो वैल्यू आ रहा है वो लिख दीजिए, प्लस साइन दे दीजिए बीच में, फिर नेक्स्ट में प्लस साइन दे दीजिए, और रिजल्ट जो भी टर्म आ रहा है, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है वो ऐसे भी कर सकते हैं, जिनको कैलकुलेटर का हेल्प लेना है वो ऐसे। डायरेक्ट निकाले तो 550 आया है। 550 प्रोडक्ट इन दोनों तीनों का, तीनों का मैम मल्टीप्लाई किए तो 1650 आया है। 1650 का 1/3 निकाल दिया। हाँ ठीक है, तो यस मैम। यस हो गया, वही आंसर है। सोलह 150 का क्यूबिक रूट निकाल देंगे, यही है ना। क्यूबिक रूट निकालने में लेकिन अपने मैम 3 से डिवाइड कर दिए। से डिवाइड नहीं करना है, 1/nth रूट निकालते हैं, यही गड़बड़ किए हैं आप, यही मैं बोलना चाह रही थी। ओके मैम। एक मिनट, 12 इंटू 15 इंटू 5 कितना आ रहा है? मैम 900 900 आ रहा है। 900 आया ना। अब 900 का क्यूबिक रूट Yes, ma'am. निकाल लो। क्यूबिक रूट निकालना आता है, ये इसका मतलब ये हुआ जो 1650 पता नहीं कैसे बोल रहे थे आप, ये 900 आ गया ना। अब 900 का पावर 1/3 निकालते हैं। 1/3 में मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कैसे टर्म है। 1/2 जब पावर होता है ना तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे मान लो, अगर पहले आप देख लो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 9 इंटू 9, अगर मान लो ऐसा टर्म हो तो 9 इंटू 9 जब होता है ऐसे एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो उसको 1/2 पावर के टर्म में लिखेंगे तो 9 9 जा 81 का वैल्यू होता है 9, पावर 1/2 रहा तो। अब अगर पावर 1/3 है तो इसको 3 टर्म्स के मल्टीपल में लिखना होगा, जो रिजल्ट आएगा वो होगा। कैलकुलेटर से मिल जाएगा आपको, आपको वो कैलकुलेशन खुद ही हमेशा करना हो ऐसा नहीं होगा। नहीं तो log ले लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। log ऑफ 5, log ऑफ 12, log ऑफ 15 ले लो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कैलकुलेटर आराम से मिल जाएगा आपको। और मेरा सजेशन मानिए तो सब लोग कैलकुलेटर एक ऐसा ले लीजिए जिससे आपको इस तरह कैलकुलेशन करने का जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है इस पोर्शन में, तो मे बी उसका यूज हो आपको। ठीक है, समझ गए कैसे करना है? प्रोसेस हमारा यही है, इसी के थ्रू सिंप्लीफाई करना है जब भी करना होगा। और ऐसे अगर आपको क्वेश्चन में होगा मिलता है तो बहुत ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ ऐसे ही छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का रह सकता है, या फिर कुछ प्रूफ करने टाइप का रह सकता है, नहीं तो डेफिनेशन बेस्ड होगा। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में अगर रहे तो।
अब मुझे ये बताओ, अगर इसमें कंफ्यूजन, आप कुछ लोग बोल रहे थे, क्या क्या कंफ्यूजन है डेफिनेशन वाले में, थ्योरी वाले में, मुझे ये बताओ। अगर है तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो मुझे बताइए पहले एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसमें देखो यही चीज अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल टर्म डाल के 1/n किया, इसी को लॉग वाले टर्म में मैंने अभी जस्ट लिखा है ना। तो ये टर्म ऐसे लिखना है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, जो भी बोल रहे हो। क्वेश्चन तो बता ही दिए। मैम फिर से एक बार बता दीजिए। क्या डेफिनेशन? हाँ ये तो प्रोडक्ट बना ही दिया, ये 5 है, 12 है, 15 है, ये प्रोडक्ट ऐसे बना लो, 1/3 कर लो, यही जो आंसर आएगा वही आंसर है। log 5 अगर करोगे तो ये log में मिलेगा। होता क्या है? टेबल आपके पास है ना, अगर कैलकुलेटर है साइंटिफिक तो एक बार log 5 डाल के देखो, log 5 इक्वल टू आंसर दे देगा आपको वो यहाँ लिखना है। log 12 का एक वैल्यू डालोगे, log 12 लिखोगे तो वहां रिजल्ट दे देगा। जैसे मान लीजिए log का एग्जैक्टली वैल्यू आपको यूज करना है ना, तो सिंपली लिखो log 5, उसका वैल्यू होता है 69.698, तो यहाँ 0.698 डालिए। मैम हाँ बोलिए। कॉलम कॉपी से बनाना होगा तब कैसे बनाएंगे? नहीं तो ये बोलिए ना, जितना भी कैलकुलेटर अगर लिखना रहा तो वो सारा वैल्यू इसमें देखो, या तो टेबल आपको मिलेगा, लॉग टेबल मिल जाएगा तो उससे वैल्यू लिखते चले जाओ, क्योंकि एक एक का वैल्यू सबको नहीं पता होता है। अगर आप पूरा मैथमेटिक्स का अगर पढ़े हैं तो बहुत लोग इसका वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन ऐसे जनरली जैसे log 0 का, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 का वैल्यू पॉइंट समथिंग इंक्रीज होता है। हाँ बोलो। तो ये आपको इंटर में लॉग इंटीग्रेशन निकाला जाता था तो उस सब का वैल्यू 0 होता था, लॉग कांस्टेंट का। लॉग कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है, log 5 का वैल्यू 0 होगा। इंटीग्रेशन निकालने पर मैम, इंटीग्रेशन में वो फंक्शन पे डिपेंड करता है क्या आ रहा है, ये फंक्शन पे डिपेंड करता है, हमेशा नहीं। ये समझ में। कैलकुलेटर है, अभी देखो log 5 पुट कर रिजल्ट आ जाएगा। ये बताइए 1/3 कैसे लिखेंगे कैलकुलेटर में? 1/3 ये जो पावर है वो यहाँ आ जाता है मल्टीपल में, वो नहीं कैलकुलेटर में उसको कैसे लिखेंगे? किसमें? कैलकुलेटर में जब सब ऐड कर लोगे ना, इसको log 5 निकाल लोगे, यहाँ लिख दो, log 12 निकाल दो, यहाँ लिख दो, log 15 निकाल लो, लिख लो, फिर सबको ऐड कर दो, फिर 3 से डिवाइड कर दो, ये करना होता है, वैसे हमें करना है। जैसे हम लोग अर्थमेटिक मीन में भी करते थे, सारा ऑब्जर्वेशन ऐड कर देते थे, फिर n से डिवाइड कर देते थे, वही चीज यहाँ करना है, यहाँ पे वही करना है। जब आप log ले रहे हैं तो मैंने आपको बताया था ना कि log जो लेते हैं वो क्या होता है, प्रोडक्ट टर्म को एडिशन टर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है log। जैसे log 5, 12, 15 ये जो है प्रोडक्ट है, तो इसको तुम जब प्रोडक्ट करना, मैंने लास्ट डे भी आपको बताया था कि कब ज्योमेट्रिक मीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ इतने टर्म्स का प्रोडक्ट, यहाँ तो 5, 12 है, 17 है, ऐसा कर रहे हो तो कर ले रहे हो, लेकिन अगर मान लो 500 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, ऐसा कुछ नंबर्स हो और आपको सबका प्रोडक्ट निकालना है, तो वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं एडिशन में, और लॉग उसी में हमारी हेल्प करता है। तो मैम ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन? मैंने कहा ना, इस बहुत ज्यादा आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, अगर टेबल दिया जाता है तो उतना पूछा भी जाए, नहीं तो आपसे ये जो मैंने इतना शॉर्ट पूछा ना, ये वाला ऑब्जेक्टिव,
ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैम क्वेश्चन नहीं भेजे हैं यूनिवर्सिटी वाला। यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन मैंने अभी कॉलेज में कहा है, देखो मिले तब ना। ओके मैम। वो मिल जाता है तो फिर मैं आपको भेज देती हूँ, उसमें से क्वेश्चंस भी डिस्कस जो हम लोग पढ़ते जाते हैं। मैम एक बार चेक कीजिए 2.15। 2.15 क्या पेज? नहीं, इसका ये आंसर 2.15 इसका आंसर बता रहे हैं। चेक कीजिए तो एक बार। अच्छा एक मिनट। एक का वो 0.69 और 1.07 1.07। अच्छा ठीक है, ठीक है 1. लास्ट 1.1 ले लिए ना। हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद एक काम को और करना होता है एक स्टेप में ना। लॉग ले लिए तो लॉग के टर्म में आंसर सही आया है आपका, लेकिन अगर उसी को नंबर में ढूंढोगे तो एंटी लॉग भी करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने कैलकुलेट किया है आंसर उतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, जो आपने लिखा है वो भी आंसर राइट है। और इसी में ज्योमेट्रिक मीन वाले में जैसे देखो ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने आपको अभी कहा, ये लॉग लेकर ऐड कर दे रहे हैं, लॉग लेकर ऐड कर रहे हैं। ये काम हम लोगों ने क्यों किया? अपना कैलकुलेशन को कम करने के लिए, कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए, ताकि हमको इतना गुना भाग नहीं करना पड़े। तो हम लोग लॉग लाए हैं। अब लॉग लेकर तो आए हैं तो उसको रिमूव भी करना होगा ना, इसलिए अगर रिमूव करेंगे तो नंबर जो आएगा वो आपका एंटी लॉग के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब एंटी लॉग उतना लोगे तो रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो लॉग के टर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, वो गलत। एंटी लॉग क्या है? हाँ मैम लॉग कैसे करेंगे? एंटी लॉग क्या है? अभी मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम कुछ प्रोसेस में आप कुछ टर्म इंड्यूस कर रहे हैं, ये टर्म क्या लाए हैं ना आप अपने मन से, तो कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। क्या किया, इस प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर दिया एडिशन में। अब प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए आप लॉग को इंट्रोड्यूस किए हैं इस क्वेश्चन में। अब आप इंट्रोड्यूस तो कर दिए, लेकिन इसको फिर रिमूव भी करना होगा ना, इसलिए एंटी लॉग इस्तेमाल किया जाता है। जो कि आप मैम कैसे करेंगे? वो तो ऑटोमेटिक हट जाता है ना मैम। ऑटोमेटिक नहीं हटता ना। ऐसे देखो ये फॉर्मूला लॉग करके इतना ले, इसके बाद एंटी जी इज इक्वल टू एंटी लॉग करके लिख रहे हैं। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन देखिए विजिबल, एक मिनट, ये स्क्रीन पे विजिबल है? यस मैम। देखो क्या किया है, फिर से एक बार ध्यान से देखो। ये हमारा मैम आप एक बार सॉल्यूशन करके बताते तो अच्छा होता। अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस पहले ये देख लीजिए एक बार क्या कर रहा है। ये हमारा डेफिनेशन ये है, इसको ध्यान में अच्छे से रखो। जो फर्स्ट इक्वेशन जहां कर्सर हम रखे हैं ना अभी, ये हमारा एक्चुअल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम यहाँ देखो लिखा भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में। आपका कंप्यूटेशन जो है ना ये मुश्किल हो जाता है। हर टर्म का प्रोडक्ट, अभी देखो ये बहुत दिखने में सिंपल लग रहा है, अब लेकिन सोचो हर इंसान, आपका जो डेली का इनकम है, डेली का इनकम 500, 400, 600, 800, 1000 कुछ भी होगा, वो एक अमाउंट होगा। फिर उसको मल्टीप्लाई करो दूसरे दिन के इनकम से, फिर तीसरे दिन के इनकम से। तो अभी तो मैंने बहुत छोटा नंबर दिया था, 5, 12, 15 वैसा कुछ, तो वो आसान था कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ अगर 5,000 ऐसा नंबर दे दिया जाए तो ये कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इस कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम लोगों ने लॉग ले लिया, और लॉग का काम क्या है, जो प्रोडक्ट टर्म होता है, जो मल्टीप्लिकेटिव टर्म होता है, उसको एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए पावर को वो मल्टीप्लाई कर देता है 1/n log
x1 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस साइन दे दिया, log x2 लिख दिया, फिर प्लस साइन दे दिया, log x3 लिख दिया, प्लस साइन देगा, log अप टू xn कर देगा। क्या किया है, ये प्रोडक्ट आपको ना करना पड़े, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, इसके लिए हम लोग log ले लेते हैं। अब इस log को लेंगे तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड लेते हैं, उसी तरह क्या कर रहे हैं, टेकिंग log बोथ साइड, तो इधर भी log g लिखे और इधर जब पावर होगा तो पावर प्रोडक्ट में आ जाता है और मल्टीपल टर्म को सम ऑफ टर्म्स में रिप्रेजेंट करता है। log का काम सिर्फ इतना है। कभी भी किसी क्वेश्चन में, कहीं भी मैथमेटिक्स का कोई भी फॉर्म बताया जाए तो ये चीज दिमाग में रखना कि log अगर ले रहा है मतलब ये है कि प्रोडक्ट के टर्म को वो एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए कर रहा है। यहाँ गुना को क्या कर दिया, जोड़ में बदल दिया, एडिशन में बदल दिया, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करने का काम log करता है। अब इतने टर्म को 1/n एक कॉमन है, log x1 प्लस log x2 को ऐसे लिख सकते हैं, समेशन log xi। इसी चीज को अब चूंकि हम log अपने मन से इंट्रोड्यूस किए थे तो हम लोग log को एंटी log में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब यही log जो है यहाँ से रिमूव होकर एंटी log इतना आ जाता है। यही अब अगर एंटी log लिखोगे तो क्या होगा, ये जो नंबर आएगा एग्जैक्टली नंबर मिलेगा, आंसर मिलेगा आपका नंबर्स में, जैसे अर्थमेटिक मीन मिलता है उस तरह का नंबर मिलेगा। लेकिन अगर log में रखेंगे तो ये बहुत स्मॉल नंबर्स मिलेगा। जैसे आपने अभी सॉल्व करके किसी ने बताया ना, log 5 का वैल्यू 0.698 समथिंग आ रहा था, तो वो नंबर कैसा है, पॉइंट में बहुत स्मॉलर नंबर दिख रहा है, और अगर उसको एंटी log ले लोगे तो वो हमेशा 35, 36 ऐसा कुछ नंबर मिलेगा। ठीक है तो मैम हाँ बोलिए। 1/n और समेशन n in इक्वल टू 1 log हाँ। x जो है वो कैसे आया है उसका, ये वाला ये बगल में इधर, ये यस अच्छा एक मिनट देखो, यस 1/n एज इट इज लिख दिए, कोई ये तो 1/n में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ प्रॉब्लम है, x1 को जोड़ो, log x1 प्लस log x2 प्लस log x3, ये याद है आपको अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। अर्थमेटिक मीन में हम लोग लिखते थे ना x1 प्लस x2 प्लस साइन ले लो x2 प्लस x3 इस तरह हम लोग सारा टर्म लिखते थे। x4 तक जब मान लो लिख लेते हैं तो x4 को क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे समेशन x लिख देते थे, समेशन x यस i रेंजेस टू जो भी है, ये भी आपने यूज नहीं किया है, मतलब इसका भी मतलब होता है i का वैल्यू जो है कहाँ से 1 2 3 4 ये इतना, इसका मतलब ये होता है ये समेशन। अब उसमें क्या है log लिखा हुआ है तो log xi कर दिया इसको, समेशन 1/n एज इट इज छोड़ दिया, और i रेंजेस टू ये भी यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग 1 to 4, ये मतलब हुआ यही। और 1/n पहले से है ही हमारा, वो 1/n ऐसे ही रहेगा, यही चीज लिखा हुआ है। देखो वापस से जाके ओके मैम 1/n समेशन log xi, क्योंकि सम ऑफ टर्म का इसका मतलब जो होता है, जो समेशन करके ऐसे लिखा रहता है उसका मतलब होता है सम ऑफ उतना टर्म। तो सम ऑफ कितने टर्म्स का, n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, तो i रेंजेस टू 1 to n, तो ये टर्म लिखते हैं। और अगर ये log ले लिए तो नेक्स्ट स्टेप में एंटी log लेके ये रिमूव कर देते हैं, बस इतना ही किया हुआ है। और इसी का जैसे देखो दूसरा फ्रीक्वेंसी वाला, ये अनग्रुप्ड डेटा का हुआ, अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिया है। अब अगर उसी में फ्रीक्वेंसी दे देता है तो क्या होता है, x1 का पावर, यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है वो पावर के टर्म में आता है। वहां क्या लिखते थे आप, एक जगह ऐसे लिख लेते थे, इधर x1 लिखते थे, अर्थमेटिक मीन वाले में हमेशा कंपेयर करके पढ़ो ज्यादा आसान होगा, यहाँ x लिखते थे नॉट xi, अगर xi में कंफ्यूजन x ही लिख लो, x है ये f है, हम लोग ऐसे लिखते थे ना,
इस ऑब्जर्वेशन का इतना जो भी आपका आया है इसका कुछ रिजल्ट इधर आता था। यहाँ क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग पावर में लिखते हैं। दैट मीन्स ये x1 जो है वो f1 टाइम अकर हुआ है, x2 है वो f2 टाइम अकर हुआ है, xn जो है वो fn टाइम अकर हुआ है, और इन सब का पावर जो है वो 1/N जो समेशन fi होता है, ये वही है। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ जो हम लोग डेफिनेशन दे रहे हैं ना वो डेफिनेशन डिफरेंट है। fi f1 उसमें भी आता था, यहाँ भी है, x2 उसमें भी था, यहाँ भी है f2। जो टर्म्स है वो सब कुछ सेम है, बस देखो तो अरेंजमेंट जो है ना उसका वो डिफरेंट है, क्योंकि डिफाइन ही अलग तरीके से बोल रहा है। मैंने आपको शुरू दिन बताया था जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है, सबका मतलब मीन ही है, लेकिन सबको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, तब उसका नाम जो है वो अलग अलग पड़ रहा है। तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस तरह के कैलकुलेशन को जियोमेट्रिक बोला जाता है। उस तरह से जब कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सम निकाल देते हैं, तो उसको अर्थमेटिक अलजेब्रिक सम कहते हैं, इसको जियोमेट्रिक सम बोलते हैं। अगर हार्मोनिक मीन है तो उसमें क्या होगा, इससे भी थोड़ा अलग डिफरेंट तरह का डेफिनेशन है, जिसमें उस तरह से डिफाइन करते हैं तो जियोमेट्रिक मीन लिख लेते हैं। आप इसको ना एक काम करो, कॉपी पे लिख के एक बार प्रैक्टिस करो, डिफरेंस समझ में आ जाएगा दोनों में क्या है, और दोनों को एक बार कंपेयर करके देखो। ये जो डेफिनेशन है, जो फाइनल डेफिनेशन आता है उसको देखिएगा। ये जो टर्म आता है 1/n आपके पास पहले से था, समेशन fx लिखते थे आप यहाँ, लेकिन यहाँ f तो वही है, log xi लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो डेफिनेशन में 1/n हमारे पास समेशन x लिखते थे, यहाँ समेशन log xi लिख रहे हैं, बस यही डिफरेंस है आपका। और वो जो दे रहा है वो log g दे रहा है, बस इतना ही अंतर है दोनों टर्म में, जियोमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। अगर अर्थमेटिक मीन है ना क्लियर, तो इसका हाँ, लेकिन ये मैंने आपको कहा था ये जो टर्म होता है वो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। अभी लोग इंटर कर रहे हैं, क्यों? ठीक है, इसको एक बार आप करके देखो, और कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछो ना, क्योंकि ये सब इनिशियल स्टेज का ये टर्म है। अगर ये सब क्लियर होगा तो आगे पढ़ने में बहुत, अगर ये क्लियर नहीं होगा ना तो फिर आगे पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम इन क्लासेस डाल रहे हैं, इस बात पे बोल रहे हैं आपको कि आप ये करो, ठीक है। ठीक है, इसको करके देखिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, क्योंकि जो डेफिनेशन है ना हार्मोनिक मीन का वो थोड़ा इससे भी ज्यादा डिफरेंट वे का है। तो एक बार करके हम लोग होगा तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर आगे कुछ करेंगे, ठीक है। मैम अटेंडेंस हाँ ले लिया मैंने।